नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आमने सामने के आज के इस क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव जी। प्रेम प्रकाश यादव सामाजिक मुद्दों को लेकर जनपक्षधर वकालत कर रहे हैं। अनेक वर्ग और समुदायों की समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने अनेक संगठन बनाए, जिनमें आम जन के मुद्दों के संघर्ष को आगे लाने के लिए प्रगतिशील संगठन बनाया। अधिवक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए अधिवक्ता जन संगठन, और फिलहाल वो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा बनाया ताकि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन सके और इसका कोई हल निकल सके। आइए इनसे आज जातिगत जनगणना को लेकर ही बात करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत आभार कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर बात करने के लिए। देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा देश भर में पिछले कुछ महीने से बहुत तेज़ी से उठा है। कुछ लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम की राजनीतिक पार्टियां हैं, वे नहीं चाहती हैं कि जातिगत जनगणना हो, खास करके पिछड़ों की जातिगत जनगणना हो। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की राजनीति में बैठे लोग हैं, वे एक वर्ग विशेष से आने वाले लोग हैं, और उस वर्ग विशेष का इस देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया से लेकर के जल जंगल जमीन से लेकर के सारे संसाधनों पर कब्जा है। और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर जातिगत जनगणना का आंकड़ा इस देश के सामने आएगा तो इस बात का आंकड़ा सामने आएगा कि इस देश का जो 90% शोषित समाज है, उसकी हिस्सेदारी जो संसाधनों में है, उसकी हिस्सेदारी जो मीडिया में है, उसकी हिस्सेदारी जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में है, वो तो नगण्य है। तो जब उनको अपने संख्या का एहसास होगा तो वो जो है लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मुद्दों को हल कराने के लिए, अपनी हिस्सेदारी करने के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए वे जानते हैं कि जब इनको इस बात का एहसास हो जाएगा तो ये लड़ करके अपना हिस्सा पा जाएंगे। इसलिए इनको एहसास ही न होने दो कि इनकी संख्या कितनी है। इसलिए एक साजिश के तहत जब जब जातिगत जनगणना वर्ष आता है, तब तब ये लोग कोई न कोई दूसरा प्रायोजित मुद्दा, इससे बड़े मुद्दा उतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन उससे बड़ा करके इसको दिखा देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है दब जाता है। लिहाजा वो अगले 10 वर्ष के लिए, जनगणना तो होती है लेकिन अगले 10 वर्ष के लिए टल जाता है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में जो जनगणना शुरू हुई 1881 में पहली बार शुरू हुई, और आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई। 1931 के बाद जब जब जातिगत जनगणना या जनगणना वर्ष आया, तब तब इन्होंने कोई ना कोई दूसरा मुद्दा ला करके हम लोगों को जो है गुमराह किया, हम लोगों के मुद्दे को गौड़ किया, उसको जो है लोग भूल जाएं, इस प्रकार का प्रायोजित प्रोग्राम किया। जैसे 1941 में जनगणना का हुई, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है, इसलिए कह करके लोगों को गुमराह करके इसको टाल दिया गया। 1951 में भी जनगणना हुई, लेकिन ये आज़ादी का जो दौर था, जो है पिछड़ों को जो है आज़ादी का जश्न मनाना था, उनकी संख्या का एहसास होना जरूरी नहीं था। 1961 में जब जनगणना होनी हुई तो 1962 का गृह युद्ध, पाकिस्तान युद्ध इन्होंने ला दिया हमारे सामने। 1971 में जनगणना होनी थी तो 1971 में इन्होंने बांग्लादेश से युद्ध करा दिया। 1981 से पहले इन्होंने इमरजेंसी ला दिया, इमरजेंसी का दौर था, उससे निकलने का दौर था। 1991 में जातिगत जनगणना से पहले 1989 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, जो है बवाल हुआ। तो मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू न हो जाएं और जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा न बन जाए, इसके लिए इन मनुवादी लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने, पिछड़ा विरोधी लोगों ने कमंडल ला दिया। इन पिछड़ों को कमंडल थमा दिया, सबको जो है रामलला में लगा दिया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस करा दिया। ये मुद्दा एक बड़ा हो गया और जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है गौण हो गया। जो 2001 में जातिगत जनगणना हो जाती, 2001 में इन्होंने गोधरा ला दिया हमारे सामने। 2011 में जातिगत जनगणना हुई, 565 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ जनगणना होने में जो, लेकिन इन्होंने पहले कांग्रेस ने उसको टाल मटोल किया, फिर बाद में भाजपा ने जो है 2014 में भाजपा की गवर्नमेंट आ जाई,
शुरुआत में टाल मटोल किया और एक समय के बाद उन्होंने कहा कि इसको जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, यह कहकर के उन्होंने इनकार कर दिया। 2021 की जातिगत जनगणना से पहले जो 2019 का चुनाव होना था, 2018 में भाजपा गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इस बार अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन 2019 का चुनाव जब जीत जाते हैं पूर्ण मेजॉरिटी के साथ, तो 2021 का जब जातिगत जनगणना होना होता है तो पहली बार भाजपा की सरकार ने जो है सदन में खुले तौर पे, ऐसे तो जातिगत जनगणना पहले से ही नहीं हो रही है और बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग जो वहां पे मनुवादी लोग ही हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी मिले। लेकिन पहली बार भाजपा की गवर्नमेंट ने कहा कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा और सदन में कहने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया, हलफनामा दे दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते जो है। तो इस तरीके से इनका वर्चस्व है पूरे देश में कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी कह दे रहे हैं कि नहीं कराएंगे और सदन में भी कह दे रहे हैं। लेकिन इस देश में जातिगत जनगणना के लिए जितना जो है मनुवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें जिम्मेदार हैं न होने के लिए, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदार इस देश में पिछड़ा समाज जो मानसिक गुलामी का दंश झेल रहा है, उसको गुलामी का एहसास नहीं हो रहा है, वो समाज ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, ये 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े तो प्रस्तुत किए गए और उसी आंकड़ों के आधार पर अभी तक की व्यवस्था चल रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए और जो सत्ता में सरकार आई, जैसे कांग्रेस की आई तब उन्होंने नहीं कराया, जब विपक्ष में रहते तो वो आवाज़ उठाते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, भाजपा का भी यही था। तो ये सरकार इस तरीके का रवैया क्यों अपनाती है कि जब वो सत्ता में नहीं रहती तब तो इस मुद्दे को उठाती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उससे मुकर जाती है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे समझ से कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। दोनों की लीडरशिप ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों के हाथ में है, दोनों की पॉलिसी एक है, दोनों की नीतियां एक हैं, दोनों का विदेश नीति एक है, दोनों का सोचने का तरीका एक है। तो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो इसमें से 70% भाजपाई कांग्रेस में चले जाएंगे। तो उनके दोनों के नीतियों में, योजनाओं में, क्रियान्वयन में, सोच में कोई अंतर नहीं है, दोनों मनुवादी पार्टियां हैं। अब जब वो पक्ष में हैं तो इनकार करेंगे, जब विपक्ष में है तो वो पक्ष में आ जाएं, वो सत्ता में आ जाए, इसीलिए जनता के सामने उसको गुमराह करके उसको नाटक करने का काम करते हैं। तो इसलिए इस देश में जो पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों का कैरेक्टर, मुख्य विपक्ष जो है उसका कैरेक्टर एक है। हमको उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। इस देश में जातिगत जनगणना तभी हो पाएगी जब देश में जन आंदोलन का एक माहौल खड़ा होगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में, किसानों के नेतृत्व में, आम किसानों के नेतृत्व में एक बड़ा लीड किया और ये आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा बना और सरकार को बैकफुट पे होने के लिए मजबूर किया, ठीक उसी तरीके से जब ये जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना का भी सवाल हल होगा। जैसे अभी आपने किसान आंदोलन की बात की, तो किसान आंदोलन में भी जो किसान थे वो बहुत सारे लोग पिछड़े वर्ग के थे और ये जातिगत जनगणना का मुद्दा भी पिछड़े जातियों के लिए ही उठाया गया है और किसान आंदोलन ने बिना किसी नेतृत्व के सरकार को बैकफुट पे किया। तो क्या जातिगत जनगणना में ऐसा कब हो सकता है कि सरकार उनकी बात सुने और उनके जो मांग है उनको मानकर जातिगत जनगणना कराए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो किसान आंदोलन है, जो खेती किसानी से जुड़ा है, वो तो पिछड़ा वर्ग है। लेकिन जो किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, उसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो सवर्ण सामंती ताकतों का है। तो जब खेती किसानी पर सरकार ने हमला किया, किसान कानून ला करके, तो उनको लगा कि उनकी तो जमीन उनके हाथ से चली जाएगी, तो उन्होंने लामबंद होकर के किसान आंदोलन खड़ा किया और पिछड़ा समाज उसका एक सिपाही के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे उनके साथ खड़ा रहा। और इस देश में कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो उसका सिपाही के तौर पे जो है पिछड़ा समाज ही रहता है। लेकिन जातिगत जनगणना का जो सवाल है, जातिगत जनगणना में जो सवर्ण सामंती ताकतें हैं, जो किसान भी हैं, उनको इस बात का डर है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो इस देश में जो पिछड़े हैं उनकी संख्या आज के डेट में लगभग 60% है और एससी बीसी माइनॉरिटी की सारे लोगों की संख्या अगर मिलाया जाए तो लगभग 90% है। तो जगदेव बाबू ने कहा था
कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इनको लग रहा है कि ये जो 90% भाग है उस पर तो 10% लोगों का कब्जा है और 10% में 90% लोग हैं, तो ये तो हमारा जो है हिस्से का जो संसाधन है, हमारे जो लूट की जो व्यवस्था है, ये तो बेनकाब हो जाएगी। तो किसानों का भी एक वर्ग जो है वो इस गुमराह में है, उहापोह में है कि जातिगत जनगणना होने से उनका नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें न तो सवर्णों का नुकसान है, न तो बैकवर्डों का नुकसान है, न तो जो है पिछड़ों का नुकसान है। इसमें मात्र 1% जो सवर्ण सामंती ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, 1% लोगों का जो पूरे देश के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पूरे संसाधनों पर कब्जा कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, मात्र 1% लोगों का इसमें नुकसान होगा। इसमें 99% लोगों का फायदा होगा अगर जातिगत जनगणना होगी तो। साथ ही साथ जातिगत जनगणना इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि इस देश में जो पिछड़ा है, जिसकी जातिगत जनगणना होनी है, SC ST की तो जनगणना होती है, उसको उसके संख्या के हिसाब से उनको हर जगह भागीदारी और उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन इस देश का जो पिछड़ा है वो मानसिक गुलाम है। वो बच्चा तो पैदा करता है लेकिन नामकरण जो है नहीं कर पाता। वो मकान बनाएगा लेकिन गृह प्रवेश अपने से नहीं कर सकता। वो उसका लड़का मेहनत करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो जो है उसके काबिलियत पर उसको भरोसा नहीं है। वो जो है सत्यनारायण की कथा कहवाएगा। तो इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो मानसिक गुलाम है। तो जब तक उसको गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक ये सवाल जो है हल होना एक बड़ा मुश्किल काम है। और आज के डेट में लोगों को गुलामी का एहसास भी हो रहा है और कोरोना और लॉकडाउन ने जो है जो इस देश का पाखंड था उसको बेनकाब करने का एक बड़ा काम किया है। मुझे उम्मीद है कि इस देश के पिछड़ों को उनकी गुलामी का एहसास जल्दी होगा और जातिगत जनगणना से लेकर के उनकी हिस्सेदारी का सवाल बहुत जल्दी इसका निस्तारण होगा। अच्छा, ये आपने जातिगत जनगणना एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और क्या कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है या एक ये स्वतंत्र सांगठनिक संगठन है ये? देखिए, हम लोगों तो लगातार जो है 20-21 साल से जनपक्षधर वकालत कर रहे हैं, आम जनता के तमाम मुद्दों को लेकर के उठा रहे हैं, सवालों को हम लोग उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब सरकार ने सदन में हम लोगों की ये मांग थी, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि इस बार जो है अगर जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं होगी तो जनगणना भी नहीं होगी, क्योंकि उस जनगणना का क्या फायदा जिसमें हमारे संख्या का हमको एहसास न हो। तो जब सरकार ने जो है सदन में कहा कि हम जातिगत जनगणना पिछड़ों की नहीं करवाएंगे, तो उसके जस्ट बाद मैंने कुछ अधिवक्ता और साथियों के साथ और कुछ सामाजिक संगठन के साथियों के साथ एक तत्काल बैठक किया हमने जो है बनारस के कचहरी में। उसके बाद हमने बनारस के कंपनी बाग में एक बैठक किया जो है कोर कमेटी के अपने साथियों के साथ। उसी में हम लोगों ने इस जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा का फाउंडेशन किया। इसके बाद हमने जिला स्तरीय इसका बैठक किया अपने साथियों के को लेकर के तहसील सभागार सदर में। इसके बाद हमने जो है तहसील स्तर पे तीनों बनारस के तीनों तहसीलों का अलग अलग कार्यक्रम किया, फिर ब्लॉक स्तर पे किया, फिर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में हमने बैठक करवाना शुरू किया। ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा संगठन नहीं है, एक स्वतंत्र संगठन है और इसका मात्र ये मकसद है कि जो जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा है ये पूरे देश में जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है यह राष्ट्रीय मुद्दा बने और राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुद्दों में ये प्राथमिकता के तौर पे आ जाए, उनके चुनाव का एजेंडा बन जाए, जिससे कि सरकार इसमें सदन पर चर्चा करने के लिए विवश हो और ये सरकार जब बैकफुट पे आए तो जातिगत जनगणना कराए। और जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो जातिगत जनगणना कई मुद्दों का हल एक साथ निकालेगी, कई समस्याओं की चाबी है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपका नौकरी में, आपका रोजगार में, आपका आरक्षण का जो नियम है, आपका जो रोजगार है, कई सवालों को ये हल करेगी जातिगत जनगणना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के मेन मुद्दे पे आ जाए जिससे कि ये सवाल को हल कराया जाए और पिछड़ों का समस्या हल हो। अभी जातिगत जनगणना को लेकर अभी आपने कांग्रेस का रवैया बताया किस तरीके से है, लेकिन सपा और बसपा की क्या सोच है और उनका रवैया किस तरीके का है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बसपा तो आप देखिए, हम एक बात कहेंगे, बसपा का आपने नाम लिया
तो बसपा तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है और एकदम साइलेंट होकर के अगर कोई बात हो रही तो मतलब सहलाते हुए ट्विटर से ऊपर जो है बहन जी जो है बाहर नहीं आ रही है जो है। लेकिन सपा जो इस समय देश में आपको लग रहा है कि सपा जो काम कर रही है, सपा काम तो कर रही है, ये दिख भी रहा लोगों को, लेकिन जिस तरीके से इसको जातिगत जनगणना के मुद्दे को इसके पास जिस तरीके से गांव-गांव में इसके पास लोग हैं, जिले लेवल पे इसकी इकाइयां हैं, अगर सपा अगर चाहती तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाता, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता। सपा की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सपा भी उस ईमानदारी से इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। मंचों पे तो कह रही कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मंचों पर तो कह रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन ये जातिगत जनगणना केंद्रीय विषय है, तो इनकी सरकार भी आ जाएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे तो उत्तर प्रदेश का कराएंगे। लेकिन वो जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जो है सड़कों को जाम कर दिया, ठीक उसी प्रकार से ये केवल उत्तर प्रदेश को जाम कर देते तो जातिगत जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता, और राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता तो ये निश्चित रूप से जो है सवाल हल हो जाता। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये भी उतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं जातिगत जनगणना के सवाल पर। सभी धर्मों में पसमानदा और पिछड़े समाज के लोग हैं, तो इनको जातिगत जनगणना से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मैं आपको आपने बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो मुस्लिम समाज है उसके भी मतलब जो पिछड़ा समाज है उसका जो है अपने मीडिया के माध्यम से जो है इस जनता के बीच में सवाल करके बात उठाया है। देखिए, जिस तरीके से हिंदू वर्ग में SC ST OBC है और सवर्ण है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी सवर्ण और बैकवर्ड और दलित कम्युनिटियां हैं। तो जिस तरीके से हिंदू समाज में 100 में 90 और 10 का आंकड़ा है, 10% सवर्ण है और 90% बैकवर्ड हैं, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज में भी लगभग 90% बैकवर्ड है। तो जब हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है तो मुस्लिम जो है 90% वाला जो पिछड़ा समाज का मुस्लिम है और हिंदू जो पिछड़ा समाज का है, वो दोनों आपस में लड़ते हैं। जब लूट की व्यवस्था का हिस्सेदार बनना होता है तो हिंदू सवर्ण भी लूट का मलाई खाता है, मुस्लिम सवर्ण भी लूट का मलाई खाता है। वो एक दूसरे में दामाद और जीजा बहनोई भी हैं। लेकिन हमको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके हमको लड़ाते हैं आपस में। तो जिस तरीके से हिंदू समाज आपस में जब उनको लड़ाना होता है तो मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं, हमको हिंदू के नाम पे लड़ाते हैं। जब लेकिन हमको हिस्सेदारी देनी होती है तो हमको शूद्र बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में जब लड़ाना होता है तो उसको मुस्लिम बना देते हैं। जब उसको हिस्सेदारी देनी होती है, जब उसको सम्मान देना होता है, उसको पासमानदा समाज, पिछड़ा समाज बना देते हैं। तो मुस्लिम समाज की भी उतना ही स्थिति खराब है जितना हिंदू समाज की पिछड़ों की खराब है। तो मैं इस जातिगत जनगणना में न सिर्फ हिंदू की बात कर रहा हूं, न सिर्फ पिछड़ा का मतलब जो मुस्लिम समाज का भी पिछड़ा है, जो अन्य धर्मों का भी पिछड़ा है, हम हर समाज के पिछड़ों की बात करते हैं कि जातिगत जनगणना हो तो सबकी जातिगत जनगणना हो, जिससे हर वर्ग और समाज में, हर धर्म में पिछड़ों की क्या स्थिति है और सवर्णों की क्या स्थिति है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनका सांस्कृतिक, उनका जो शैक्षिक, सारे प्रकार के जो है स्तर का मूल्यांकन हो जाएगा और कौन किसका हिस्सा मारा है इसका अंदाजा लग जाएगा। इसलिए सरकार जातिगत जनगणना से बचती है। इसीलिए सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो उनकी लूट की व्यवस्था बेनकाब हो जाएगी और जो लूट से जो पीड़ित लोग हैं, इस समाज का जो बहुजन समाज है, इस समाज का जो पिछड़ा समाज है, चाहे वो हिंदू पिछड़ा हो चाहे मुस्लिम पिछड़ा हो, अपनी जो हिस्सेदारी है, अपना जो हिस्सा है उसके लिए संघर्ष करेगा और हिस्सा पाने के लिए लड़ेगा तो वो उनको नुकसान होगा। अभी सरकार ने कृषि कानून जो थे तीनों वो वापस ले लिए, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, शब्दों का ही हेर फेर का मामला है। सरकार ने कोई कृषि कानून वापस नहीं लिया है। सरकार ने अभी घोषणा किया है कि शीतकालीन सत्र में मैं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लूंगा। तो ये आप ये समझ लीजिए, देश में लगभग 700 से अधिक किसान शहीद हुए दिल्ली बॉर्डर पर, और इन्होंने कहा कि हम 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे। इन्होंने कील गड़वा दिया, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया और लखीमपुर खीरी में जो है गृह राज्य मंत्री
का बेटा जो है गाड़ी चढ़ा देता है किसानों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने पर जो है। तो ये सरकार जो है ये आरएसएस और अडानी अंबानी पूंजीपतियों और मनुवादियों की गोद की पुतली बनकर खेल रही है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो घोषणा इनकी है, इन्होंने घोषणा इसलिए किया है कि अभी उपचुनाव में ये बुरी तरीके से हारे हैं। इनको इस बात का डर है कि अगर हम इस पे पीछे नहीं जाएंगे तो हम 5 राज्यों का होने वाला विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। तो इनको लगता है कि चुनाव के जो डर है, जो चुनाव का जो खौफ है इनके ऊपर, उस डर से वे पीछे हटे हैं और घोषणा किए हैं और इन तीनों किसी कानूनों को ये तत्कालिक तौर पर वापस लेंगे। और इनका दोहरा चरित्र है। इनके जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, इनके जो पूर्व मंत्री रहे हैं साक्षी महाराज, इनके और भी नेता बयान दे रहे हैं कि कानून तो आता जाता रहता है, कानून आज हम दबाव में आए हैं, हम वापस ले रहे हैं, कल बना लेंगे जो है। तो ये इनकी एक साजिश है, एक इनकी चाल है, ये राजनीतिक चाल है कि ये चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो फिर ये कानून ला सकते हैं। तो ये जब तक कानून वापस नहीं हो जाते हैं और एमएसपी जो मुख्य मुद्दा है किसानों का कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसका कानून बनाकर के गारंटी देने की, जब तक वो मांग नहीं मानी जाती है, और भी कई कानूनों की मांग को लेकर के किसान बैठे हैं। हमको लगता है जब तक संसद से ये इसको समाप्त नहीं कर देते हैं तीनों कृषि कानून को और एमएसपी पर कानून नहीं बना देते हैं और जो मांग है उस पर कमेटी नहीं बना देते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। और नहीं तो इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। बात तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किया, 15 लाख रुपया देने की बात किया, इन्होंने जो है नोटबंदी के बहुत सारे फायदे बताए, इन्होंने जो है काले का जो धन थे उनको वापस लाने की बात किया, 300% काला धन बढ़ गया, इन्होंने पूंजीपतियों पर लगाम करने की बात किया। लेकिन इस देश में लॉकडाउन और कोरोना के पीरियड में केवल पूंजीपति ही बढ़े, आम आदमी भूखमरी और इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो इनके बात पर कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है। इनको कानून बना करके समाप्त करने के बाद ही इस पर यकीन किया जा सकता है और जितना आंदोलन की धार होगी उतना हमारा समाज उस मसले को हल कराएगा। आपने जाति जनगणना को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की और हमारी शुभकामना है कि जातिगत जनगणना एक राष्ट्रीय मुद्दा बने। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में आप ले जा रही हैं। बहुत बहुत इसी तरीके की बातचीत के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।